वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। लॉजिकल रीजनिंग का जो है पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पार्ट के अंदर जो है कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने लिए हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे न्यू कंसेप्ट, न्यू तरीके की डिफिनेशन जो है सीखने को मिलेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी लेट। इससे पहले जो है 2 पार्ट जो है आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है उन पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो जरूर आप देखें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों की क्लियर होने वाली है। अगरचे ये सीरीज जो है थोड़ा सा रेगुलर बेस पे नहीं आ रही है, बट मेरी पूरी कोशिश है कि जो है ये सीरीज आप लोगों को रेगुलर बेस पे दी जाए और आप लोग जरूर इन सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रिपरेशन में जो है काफी हेल्प होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 24। A way of dealing with conflict in which people express their feeling, ask for what they want, say no to nothing, no to things they don't want, and act in their own best interest is known as। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का एक तरीका है जिसमें लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को जो है बयान करते हैं। आस्क फॉर व्हाट दे वांट, ठीक है, जो वो चाहते हैं उसी चीज को पूछते हैं। से नो टू थिंग, कोई ऐसी चीज नहीं कहते जो वो नहीं चाहते और अपने खुद के इंटरेस्ट के बेस पे काम करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? जहां पर हम अपनी फीलिंग को बयान करते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं कहते जो हम नहीं चाहते पूछना। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते वक्त हम दूसरों की फीलिंग को हट नहीं करते, या दूसरों के बारे में जो है हम कुछ गलत सही जो है नहीं बोलते हैं। तो ऐसे स्टाइल को हम बोलते हैं असर्टिव स्टाइल। तो चलिए हम सारी स्टाइल के बारे में जो है समझ लेते हैं कि असर्टिव क्या है, पैसिव क्या है, मैनिपुलेटिव क्या है। देखिए सिंपली क्या है, असर्टिव स्टाइल डायरेक्टली एक्सप्रेस नीड वाइड रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट। ठीक है, असर्टिव स्टाइल में क्या होता है कि जहां पर हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस तो करते हैं बट दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करने का मतलब यही है, से नो टू थिंग्स दे डोंट वांट। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं कहते जो वो नहीं चाहते। ठीक है, यानी हमें अपनी फीलिंग तो बयान करना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, लेकिन एक्सप्रेस करते हुए हमें यह भी जहन में रखना है कहीं दूसरों की फीलिंग भी हर्ट ना हो जाए। दूसरों के राइट की हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। पैसिव स्टाइल में क्या होता है, अवॉइड एक्सप्रेसिंग नीड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर कोई फीलिंग वगैरह जो है एक्सप्रेस नहीं की जाती है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। मैनिपुलेटिव स्टाइल, इसको आपको मालूम है कि मैनिपुलेशन, जहां पर आप अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरों पर आप क्या करते हो, कंट्रोल लेते हो। और वो कंट्रोल आप कनिन करके ले सकते हो, यानी चालाकी के जरिए, डिसीटफुल या धोखाधड़ी करके जो है आप दूसरों पर अपना कंट्रोल लेते हो ताकि आपका अपना फायदा हो। ठीक। एग्रेसिव स्टाइल क्या होता है, इन्वॉल्व्स डोमिनेटिंग एंड इंटिमिडेटिंग अदर्स टू गेट वंस वे, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फीलिंग। तो एग्रेसिव स्टाइल में भी यही होता है कि हम दूसरों पर जो है डोमिनेट होना चाहते हैं, यानी अपने फायदे के लिए जो है एक तरीके से हम दूसरों पर गलबा हासिल करते हैं, दूसरों पर जो है जुल्म ज्यादती करते हैं ताकि वो बंदा भी हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये है चारों स्टाइल, और चारों स्टाइल का जो है डिफरेंस है, तो जरूर इनके कीवर्ड आप जो है याद रखें। तो इससे जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 25। प्रोफेसर यक्स हैज आर्गू इन फेवर ऑफ एकेडमिक टेन्योर, बट व्हाई शुड वी इवन लिसन टू प्रोफेसर यक्स? एज अ टेन्योर प्रोफेसर, ऑफ कोर्स ही सपोर्ट द टेन्योर इज रिलेटेड टू द फेलिसी ऑफ। कह रहे हैं कि प्रोफेसर यक्स ने जो है एकेडमिक टेन्योर के फेवर में आर्गुमेंट किया, बट वाई शुड वी इवन लिसन टू प्रोफेसर यक्स? लेकिन क्यों हमें जो है प्रोफेसर यक्स को सुनना चाहिए? यही है फेलिसी यहाँ पर, और यही है स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। यानी देखिए, इसमें जो फेलिसी है इसको हम बोलते हैं अटैकिंग द मोटिव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अटैकिंग द मोटिव को हम बोलते हैं सरकमटांशियल फेलिसी भी बोलते हैं, और इसी को जो है हम एड होमिनम भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर हम आर्गुमेंट के बजाय उस पर्सन पर अटैक करते हैं। जैसे देखिए, प्रोफेसर यक्स ने जो आर्गुमेंट दिया था वो एकेडमिक टेन्योर के फेवर में दिया था, क्योंकि वो एक एकेडमिक टेन्योर प्रोफेसर है, तो ऑफ कोर्स वो टेन्योर को ही सपोर्ट करेगा।
आपको यहाँ पर यह समझना है कि प्रोफेसर यक्स ने जो आर्गुमेंट दिया वो एकेडमिक टेन्योर के फेवर में दिया था, बट वाई शुड इवन लिसन टू प्रोफेसर यक्स। लेकिन आपने डायरेक्टली प्रोफेसर यक्स पे अटैक कर दिया कि हमें प्रोफेसर यक्स को क्यों सुनना चाहिए। यानी आपने उसके आर्गुमेंट के बारे में जो एकेडमिक टेन्योर के फेवर में उसने आर्गुमेंट किया है उस पर आपने कुछ नहीं बोला, बल्कि आपने डायरेक्टली प्रोफेसर यक्स के बारे में बोल दिया कि हमें क्यों उसको सुनना चाहिए। ठीक है, तो अटैकिंग द मोटिव्स, देखिए अटैकिंग द मोटिव्स इसको एड होमिनम बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं, अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्गुमेंट, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, बट ये यहाँ पर अटैकिंग द मोटिव इसका नया नाम जो है लिया गया है, इस वजह से मैंने इस पॉलिसी को यहाँ पर लिख दिया है। जहां पर आर्गुमेंट के बजाय हम क्या करते हैं, पर्सन पे अटैक करते हैं। लुक हु इज टॉकिंग, इस फेलिसी को भी आपने पढ़ा है, जिसका टोक्योइक फेलिसी या अपील टू हिपोक्राइसी के नाम से हम जानते हैं। इसका अनदर नेम यानी नया नेम जो ऑप्शन में दिया गया, लुक हु इज टॉकिंग। इसमें क्या होता है, यहां पर जो है आप आर्गुमेंट पे अटैक करते हो, ठीक है, पर्सन पे अटैक नहीं करते, बल्कि उस पर्सन का अगर कोई पिछला इवेंट होता है या कोई पिछला स्टेटमेंट होता है, उसी को बेस बनाकर आप उसकी बात पर क्या करते हो, अटैक करते हो। Is a logical fallacy where someone attempt to discredit another person's argument by pointing out their past action or statement that contradict their current claim। यानी एक ऐसी लॉजिकल फेलेसी है जहां पर कोई भी बंदा दूसरे पर्सन के आर्गुमेंट को डिसक्रेडिट यानी डिसक्वालीफाई करने की कोशिश करता है उसके पास्ट एक्शन या स्टेटमेंट को लेकर के, ठीक है, ताकि जो वो बात कह रहा है वो उससे कंट्राडिक्ट हो जाए। आप एग्जाम्पल से इस चीज को समझोगे। पर्सन ए क्या कहता है, स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ एंड यू शुड नॉट डू इट, ठीक है, यानी स्मोकिंग जो है आपके सेहत के लिए बुरी है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सन ए मैं हूं और मैं ये बात कह रहा हूं, तो पर्सन बी ने कहा लुक हु इज टॉकिंग, देखो कौन ये बात बोल रहा है। यू यूज टू स्मोक अ पैक अ डे सो योर एडवाइस मीन्स नथिंग, यानी जबकि आप एक दिन में एक पैक एक डब्बा पीते थे तो आपकी एडवाइस जो है कोई माने नहीं रखती है, बिल्कुल जीरो है। यानी पहले मैं जो है स्मोक करता था, लेकिन अब मैं यही बात लोगों को बोल रहा हूं कि स्मोक नहीं पीना चाहिए क्योंकि सेहत इससे खराब होती है। तो जो मेरे सामने पर्सन भी था वो मेरी ये बात को, मेरे इस पास्ट एक्शन को जानता था कि पहले मैं पीता था, तो उसने मेरी इसी बात को लेकर मेरे आर्गुमेंट पे अटैक कर दिया है ताकि आपस में दोनों क्या हो जाए, कंट्राडिक्ट हो जाए कि यानी ऐसा पर्सन ये बात बोल रहा है जो पहले दिन में एक पैक मारता था और आज कह रहा है कि स्मोकिंग जो है बुरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। Which among the following definition state that the term to be defined as correctly applied to a given case if and only if the performance of specified operation in that case yield as a specific result। देखिए सिंपल सी बात है, इस डिफिनेशन को हम बोलते हैं ऑपरेशनल डिफिनेशन। यानी ऑपरेशनल डिफिनेशन एक ऐसी डिफिनेशन होती है ये जिस केस पर लगाई जाती है या जिस चीज पर ये लगाई जाती है या जिस चीज के लिए ये डिफिनेशन की जाती है बिल्कुल वो करेक्टली फिट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि हमने आपको जो है इस नंबर का शूज दिया है या इस नंबर का जो है कपड़ा दिया है जो आपको फिट आ रहा है, तो सेम वही चीज आप यहाँ पर फिट कर सकते हो कि ऑपरेशनल डिफिनेशन एक ऐसी डिफिनेशन होती है जो किसी भी टर्म के लिए या किसी भी केस के लिए अगर इस डिफिनेशन को यूज किया जाए तो वो उस पर क्या आती है, फिट आती है और उससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट जो है निकलता है। सिनोनिमस डिफिनेशन ये वही होता है जिसको हम सिनोनियम या एंटोनियम्स बोलते हैं, यानी जहां पर दो ऐसी टर्में यूज की जाती है जो सिमिलर माना देती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक वर्ड है स्मॉल एक है लिटिल, दोनों का माना क्या होता है, सेम यानी छोटा छोटा, ठीक है। ऑस्टेंसिव डिफिनेशन ये एक ऐसी डिफिनेशन होती है जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि ग्रीन, तो छोटे बच्चे ये नहीं जान पाएंगे कि ग्रीन क्या होता है या किस तरीके का कलर होता है, तो हमने उनको डेमो दे दिया, उनको क्लास से बाहर निकाला और हमने उनको ग्रास घास दिखा दिया और कह दिया कि देखो ये घास का जो कलर है इसी कलर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। हम बच्चों को जो है लाल रंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे रेड कलर का रंग जो है नहीं जानेंगे, तो हमने उनको एप्पल दे दिया और हमने कहा कि देखिए रेड कलर जो होता है वो इसी एप्पल के कलर का होता है, तो बच्चे जो है समझ जाएंगे क्योंकि यहां पर हमने उस चीज को वाजे करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमने एक डेमो दिया है। क्वाजी एक्सटेंसिव डिफिनेशन, ऑस्टेंसिव डिफिनेशन ये कोई ऐसी खास डिफिनेशन नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वही ऑप्शन नंबर 4 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27।
Which school among the following uphold perception as unerring knowledge of the unique particular? देखिए, चीजें आपसे सिर्फ एक ही पूछी गई, बट सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है ये वर्ड यूज करके। कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा स्कूल है जो परसेप्शन को अनेरिंग नॉलेज के तौर पे मानता है। अनेरिंग नॉलेज का मतलब यानी ऐसी नॉलेज जो बिल्कुल सही नॉलेज देती है, एक्यूरेट नॉलेज देती है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करती। तब अब आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्कूल किस तरीके के प्रमाण को जो है एक्सेप्ट करता है। देखिए, न्याय जो है वो किनको मानता है, चार को मानता है। एक परसेप्शन को मानता है, अनुमान को मानता है, ठीक है, और उपमान को मानता है, और इसी तरीके से शब्दा को मानता है। बुद्धिज्म जो है जिसको हमने आपको याद करवाया था बीपी से, बी से बुद्धिज्म, और ये सिर्फ और सिर्फ किसको मानता है, परसेप्शन को मानता है, ठीक है। तो यही इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि यूनिक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब यह है कि यानी वो स्कूल सिर्फ एक यूनिक चीज को ही मानता है अनेरिंग नॉलेज के तौर पे। तो ये है आपका बुद्धिज्म यानी परसेप्शन, ठीक है। वैशेषिक जो है ये सिर्फ दो को मानता है, जिसको हमने वीआईपी के थ्रू आपको याद करवाया था, यानी वैशेषिक जो है अनुमान, जिसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं, परसेप्शन को मानता है। जैनिज्म जो है वो तीन को मानते हैं, एक परसेप्शन, एक है आपका अनुमान, और एक है आपका शब्दा, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको पढ़ाई है क्लास के अंदर, निमोनिक्स के थ्रू आपको बताए हैं कि कौन कौन से स्कूल जो है किस तरीके के प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं। तो जरूर आप उन चीजों को पढ़ना और उसको खूब अच्छे से नोट करना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अनेरिंग नॉलेज का मतलब है कि टू परफेक्ट एंड अनफेलिंग नॉलेज दैट इज ऑलवेज एक्यूरेट, करेक्ट एंड नेवर मेक्स मिस्टेक, ठीक है। यानी बुद्धिज्म के नजदीक जो है परसेप्शन से जो उसको नॉलेज मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, करेक्ट होती है, उसमें कभी भी कोई चीज जो है मिस्टेक वाली नहीं मिलती। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ट्रुथ इज एट्रीब्यूट ऑफ प्रोपोजिशन। देखिए, जो हमारे पास प्रोपोजिशन होते हैं, जिनको हम प्रीमाइज भी बोलते हैं या स्टेटमेंट भी बोलते हैं, अगर ये सही होता है तो इसको हम ट्रुथ या फॉल्स के तौर पे जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वैलिडिटी को हम आर्गुमेंट में लगाते हैं, और इनवैलिडिटी भी जो है आर्गुमेंट, यानी अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट को हम बोलेंगे या तो ये इनवैलिड है या तो ये वैलिड है, यानी आर्गुमेंट में हम नहीं कहेंगे कि ये ट्रुथ है या फॉल्स है। अब यहाँ पे कहा गया कि ऑप्शन फोर फाल्सिटी इज एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्गुमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन टू एंड थ्री अभी हमने पढ़ा कि आर्गुमेंट या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। फॉल्स एंड ट्रुथ जो अप्लाई होता है वो आपका प्रोपोजिशन पे होता है, स्टेटमेंट पे होता है, या प्रीमाइज पे होता है, क्योंकि ये सारी एक ही टर्म है, सबका एक माना होता है, ठीक। चलिए, वन मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए, जब इस तरीके के स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है कंट्रेरी सब अल्टरनेशन, ठीक है, कंट्राडिक्शन, इन चीजों की डिफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, और इन पर हमारे पास प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी जो है हम चीजों को अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि अगर ए ट्रू है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली बनाना है ए ई आई ओ। अगर आपको ए पूछा गया है, ठीक है, तो आप यहां से इस तरीके से सिर्फ तीन का रिलेशन चेक करो, ओ को ऐसे आउटलाइन कर दो और इस पर लगा दो सही का निशान, क्योंकि ए से ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ए से ही आपको बनाना है, ठीक है। तो ए पे हमने ट्रू का निशान लगा दिया। ए एंड ई का रिलेशन जो होता है वो कंट्रेरी का होता है। कंट्रेरी की डिफिनेशन होती है कि दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। जब ट्रू नहीं हो सकते का मतलब है कि यानी अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब अगर हम कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन चेक करें तो उसमें आपको यही मिलेगा कि अगर एक सही है तो दूसरा क्या होगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। सब अल्टरनेशन की अगर डिफिनेशन चेक करें तो उसमें ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, यानी अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है तो नीचे वाला सही हो जाएगा, और फॉल्स जो है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। तो ट्रुथ डाउनवर्ड होता, ऊपर का सही है तो नीचे का भी सही हो जाएगा। अब हमें इन्हीं तीनों में से चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए से रिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो ई भी गलत है, ओ भी गलत है, आई आपका क्या है, सही है। तो देखिए, ऑप्शन थ्री को अगर आप चेक करोगे, आई इज ट्रू, ई इज फॉल्स, तो यहाँ पे ई फॉल्स है एंड आई ट्रू है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए को मिलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन की फ्रेमिंग ऐसी हुई है कि सिर्फ में इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ए को थ्री से मिलाया गया है, बट सम टाइम एग्जाम में जो है हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी बीच में जो है ऑप्शन जो है दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो हम हर ऑप्शन को जो है यहाँ पर करके देखेंगे ताकि ये चीजें आपको भी समझ में आए, ठीक। अब चलिए हम बी कभी निकाल लेते हैं, ई इज फॉल्स। आपको कहा गया है कि अगर ई आपका फॉल्स हो जाए
सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे ही 3 का रिलेशन खींच लेना है, ई को आप आउटलाइट कीजिए और इसको आपको क्या करना है, फॉल्स कर दीजिए। अब ए एंड ई का रिलेशन अगर आप चेक करोगे तो ये कंट्रेरी का रिलेशन होता है। कंट्रेरी की डिफिनेशन ये होती है कि दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं। तो फॉल्स होने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा एक फॉल्स है तो दूसरा क्या होता है, डाउटफुल होता है, जिसको हम अनडिटरमाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ई एंड ओ की डिफिनेशन चेक करनी है। ई एंड ओ की जो डिफिनेशन है वो सब अल्टरनेशन की है। सब अल्टरनेशन कहता है कि ट्रुथ आपका डाउनवर्ड होता, फॉल्स अपवर्ड होता, यानी अगर नीचे वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स होगा। बट यहाँ पर जो है रूल के खिलाफ है, यानी ऊपर वाला फॉल्स हो गया तो इस वजह से नीचे वाला भी आपका क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन है, आई आपका सही हो जाएगा। तो अगर बी को हम 1 से रिलेट करेंगे तो यहां पर आप देखोगे ए इज अनडिटरमाइन है, आई इज ट्रू, तो यहां पर ए है अनडिटरमाइन और आई है आपका ट्रू। सी का हम 4 से चेक करते हैं, अगर आपका आई ट्रू है, देखिए ए ई आई एंड ओ, तो आपको क्या करना, आई पूछा गया, इसी से 3 इस तरीके का रिलेशन आप बना लो, आओ को जो है, आई को जो है आप आउटलाइन कर दो और यहाँ पे आप ट्रू का निशान लगा दो, ताकि आपको ये याद रहे कि हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यहां से पूछा जा रहा है, आई से। अब आई एंड ई का रिलेशन आप चेक करो, कंट्राडिक्शन का है, तो आई अगर सही है तो ई आपका गलत हो जाएगा। और ए एंड आई का रिलेशन है सब अल्टरनेशन का। सब अल्टरनेशन में क्या होता है कि ट्रुथ आपका डाउनवर्ड हो, यानी रूल कहता है कि अगर ऊपर का सही है तो नीचे का भी सही हो जाएगा। बट यहाँ पर रूल के खिलाफ स्टेटमेंट आ रहा है, यानी आई सही है, नीचे वाला सही है, तो ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, यानी अनडिटरमाइन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा। और आई एंड ओ का अगर आप रिलेशन चेक करो तो ये है सब कंट्रेरी। सब कंट्रेरी कहते हैं कि दोनों सेम टाइम पे आपके फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। तो अगर ट्रू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा। तो सी को हमें क्या करना है, 4 से लगाना है, तो यहां पर आप देखो ओ इज अनडिटरमाइन एंड ए इज फॉल्स, ओ इज अनडिटरमाइन एंड ए इज फॉल्स। डी को हमें 2 से मिलाना है, अगर ओ आपका फॉल्स है तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं, ए ई एंड ओ। ठीक है। तो इसको हमने आउटलाइन कर दिया क्योंकि स्टेटमेंट यही पूछा गया, ओ को हमने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है सब अल्टरनेशन का रिलेशन चेक कर लेते हैं। ई में, इसमें क्या होता है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, फॉल्स अपवर्ड होता है, यानी अगर नीचे का स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स हो जाएगा। और ए एंड ओ का रिलेशन कंट्राडिक्शन का है, तो इसमें अगर एक सही होता है तो दूसरा आपका फॉल्स होता है, तो दूसरा आपका सही हो जाता है। और ये आपका सब कंट्रेरी का, इसमें दोनों सेम टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते, यानी अगर एक फॉल्स है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो डी को हम 2 से मिला लेते हैं, ई इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। तो यहाँ पे ई फॉल्स है, ए ट्रू है, ई इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। ठीक है। तो ये है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंट्रेरी सब अल्टरनेशन, इस तरीके की डिफिनेशन जो है अगर आपको वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। इन चीजों पर हमने क्लास में जो है बहुत ही डिटेल में खूब अच्छे से पढ़ाया है। इनफैक्ट इस चैनल पर भी हमने आपको वीडियो अपलोड की है, थ्योरी हमने अपलोड की है, उसकी डिफिनेशन को हमने समझाया है। क्योंकि इसके अंदर 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसकी डिफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि अगर ट्रू है तो कैसे फॉल्स है, कैसे फॉल्स है, सब अल्टरनेशन और इस तरीके का जो आपस में घालमेल होता है, वो चीजें आप अगर नहीं समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन काफी इंटरेक्टिव लगेगा आप लोगों को। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।